लास्ट टर्म पे जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा था। बायो-सेवर्ट लॉ में अगर मैं इनफाइनाइट करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालता हूँ तो वो आती है मेरी H इक्वल्स टू I अपॉन 2I रो A टाइप। और अगर मैं फाइनाइट एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालता हूँ तो मैंने अल्फा 2 और अल्फा 1 के फॉर्म में आपको बताया था। ये है इनफाइनाइट करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है, इनफाइनाइट करंट एलिमेंट। और जो मेरा फाइनाइट करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड है दैट इज आई डिवाइड बाई 4 पाई रो, और यहाँ आता है cos अल्फा 2 माइनस cos अल्फा 1 when A that is due to finite current element। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे और मैग्नेटिक आइडेंटिफाई करेंगे किसी जनरल पॉइंट पे इन बायो-सेवर्ट लॉ के दोनों केसेस के लिए इंडिविजुअल। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये जो अल्फा 2 और अल्फा 1 है, ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम कि अगर पॉइंट मेरा सपोज ये है ना, तो मैं जो रो की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, रो होगी मेरी मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, अगर करंट एलिमेंट इतना होता और मेरा पॉइंट यहाँ होता तो भी मिनिमम डिस्टेंस ये नहीं होती, तो मिनिमम डिस्टेंस होती ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं उस करंट एलिमेंट, इवन दो करंट एलिमेंट केवल इतना सा है ना, तब भी मिनिमम डिस्टेंस होगी रो, वो ये होगी उस एक्सिस में, उस डायरेक्शन में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है ना, दैट विल बी है ना। अब अगर मैं करंट मेरी ऐसे करंट मेरी ऐसे प्रोपेगेट कर रही है इस एलिमेंट में, करंट एलिमेंट मेरा केवल इतना सा है, तो इसे लेकर के बी तक एक करंट एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल ना, और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट पी को दोनों एंड से कनेक्ट करूँगा, एक ये और एक मेरा ये। ठीक है, अब आपको एंगल निकालने अल्फा 1 और अल्फा 2, तो एंगल अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या होंगे, वो होंगे ये वाले। देखो, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, करंट यहाँ से एंटर होना चालू हो गई, इस वाले पॉइंट से, ए पॉइंट से एंटर होना चालू हो गई है ना, ए से बी की तरफ करंट जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम जो अल्फा मानेंगे दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी और ए बी, उस ए बी लाइन और इस पॉइंट के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी अल्फा 1। पॉइंट नंबर 1 है तो एंगल नंबर 1। ठीक है, दूसरा, जब ऊपर जा रही है ऑटोमेटिकली, तो जो एंड पॉइंट होगा उस वाले पॉइंट को मैं पी पॉइंट से मिला दूंगा और फिर उन दोनों के बीच में एंगल आइडेंटिफाई कर लूंगा, दैट एंगल विल बी अल्फा 2। तो ये दो एंगल आ जाएंगे मेरे, और इसके बेसिस पे हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद अगर मैं इनफाइनाइट वाला केस लेता हूँ तो इनफाइनाइट वाला केस में अल्फा 2 की वैल्यू हो जाती है 0 और अल्फा 1 की वैल्यू हो जाती है 180 है ना। ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ये एक्सप्रेशन ये वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 2, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा आई बाई 2 पाई रो। ठीक है, तो एक्चुअल में यही फॉर्मूला है फाइनाइट के लिए, और इसी फॉर्मूले को हम इनफाइनाइट के लिए ये वाला फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है ये कि एक करंट एलिमेंट है, सेमी इनफाइनाइट करंट एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल सेमी इनफाइनाइट करंट एलिमेंट का क्या मतलब है? सेमी इनफाइनाइट करंट एलिमेंट का मतलब है कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम origin that is 0 and it is going to infinity in any direction, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्लस z जो है सेमी इनफाइनाइट करंट एलिमेंट है ना। यानी अगर मैं इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर लूँ तो ये कुछ इस टाइप से होगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी जेड एक्सिस है। तो जो करंट एलिमेंट है ना, वो करंट एलिमेंट कहाँ रखा होगा? करंट एलिमेंट यहाँ रखा है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये 0 से लेकर के z इक्वल टू इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी तक ये मेरा करंट एलिमेंट रखा है ना। करंट की एलिमेंट करंट में इस एलिमेंट में जो करंट प्रोपेगेट हो रही है वो मेरी पॉजिटिव z डायरेक्शन में
प्रोपेगेट हो रही है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यू नीड टू कैलकुलेट h एट पॉइंट P पर आपको फील्ड निकालनी है, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। फॉर एग्जाम्पल ये कोऑर्डिनेट है, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, सपोज ये कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट P पर आपको फील्ड निकालनी है। तो आप मुझे बताओ, अगर इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, 3, है ना, तो मुझे इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, तो मुझे ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस फार्मूले में मुझे 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, 4 चीजें, है ना। एक देखो, आई मुझे गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, ये मुझे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो सपोज आई इक्वल टू 2 एम्पियर गिवन है। ठीक है, अब क्या बचा इसमें, एक तो बचा रो, एक बचा अल्फा 2, एक बचा अल्फा 1, और एक बचा A5 है ना। तो ये 4 चीजें मुझे निकालनी है, रो, अल्फा 1, अल्फा 2 और A5, ये चीजें मुझे आइडेंटिफाई करनी है। ये 4 चीजें मुझे किसी भी जनरल केस के लिए बायो-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आइडेंटिफाई करनी है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। रो मैंने आपको बताया, रो इज द मिनिमम डिस्टेंस, रो इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी जब z की वैल्यू 3 है ना। अब ये ओरिजिन पर रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, z, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस होगी जब z इक्वल टू 3 होगा, यानी इसकी वैल्यू मिनिमम निकालने के लिए, यानी रो निकालने के लिए वील पुट z इक्वल टू 3। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो रो मेरा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 यानी 1 स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 0 यानी 2 स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 3 यानी 0 स्क्वायर, है ना, और उसका अंडर रूट। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 विल बी द वैल्यू फॉर रो। यहाँ तक तो क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज ये निकालनी है कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स, दोनों पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और वो वाला पॉइंट, दोनों ऐड करने हैं। ठीक है, लिंक करने हैं, जोड़ने हैं लाइन के फॉर्म में। तो आपने इस वाले पॉइंट को इससे जोड़ा, है ना, और एंड वाले पॉइंट से जोड़ा। ठीक है, एंड वाले पॉइंट से जोड़ दिया, एंड वाला पॉइंट तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा ना। अब आपको देखो ध्यान से, आपको 2 एंगल आइडेंटिफाई करने हैं। कौन कौन से एंगल होंगे वो एंगल होंगे, देखो मैंने बोला था इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला एंगल है ना, ये इंटीरियर एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, दैट विल बी अल्फा 1। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो पॉइंट पहला ये है, जिस पॉइंट से करंट एंटर होगी उस पॉइंट से है ना, उसको आप एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा, और उस वाले पॉइंट को, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है P पॉइंट से, आप मिला दो, तो ये जो एंगल आएगा दैट विल बी अल्फा 1, और ऊपर वाला पॉइंट दैट विल बी अल्फा 2। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा अल्फा 2। अब आप जरा मुझे बताओ कि अल्फा 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, और अल्फा 2 की वैल्यू कितनी होगी। अल्फा 2 इजी है, जरा अल्फा 2 बताओ कितना होगा। देखो ये इनफाइनाइट पर जा रहा है, इनफाइनाइट पर जा रहा है, और जितना मैं ऊपर जाऊंगा उतनी ही एंगल की वैल्यू छोटी होती जाएगी, है ना, कम होती जाएगी। देखो ये एंगल ये ऐसे मिलेगा लगभग, है ना, और ज़्यादा छोटा होगा तो ये वाला एंगल और छोटा हो जाएगा, मतलब अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अल्फा 1 कैसे निकालेंगे, अल्फा 1 निकालने के लिए अगर आपको ये वाला एंगल पता लग जाए, ये वाला एंगल पता लग जाए, तो आप 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा, है ना। सपोज ये थीटा है ना। तो आप ध्यान से देखो जरा, इस पॉइंट को मिलाया आपने, ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, 3 ना, √5 रो आया था ना, √5। बोलो यस सर। तो ये मेरा √5 किसकी वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू कितनी है जरा बताओ, 3। ये वाली वैल्यू है 3। तो अगर आपको ये वाला एंगल आइडेंटिफाई करना हो, देखो ये वाला एंगल आइडेंटिफाई करना हो थीटा, ये वाली वैल्यू है 3, देखो थीटा से ये वाली वैल्यू है 3,
वैल्यू कितनी है, ये वाली थीटा के सामने वाली जो लाइन है उसकी वैल्यू कितनी है, तो tan थीटा इक्वल्स टू √5/3 या थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √5/3। सही है बच्चों, आ जाएगा, बोलो हाँ ना। यस सर। अब आपको क्या करना है, आपको Yes, sir. अल्फा 1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 180 डिग्री में से थीटा को माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, अल्फा 1 आ जाएगा। तो मेरा रो आ गया, मेरा अल्फा 1 आ गया, मेरा अल्फा 2 आ गया। मुझे क्या निकालना है, A5। ठीक है, A5 निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे, A5 के लिए हम सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे कि A5 जो है मेरा, वो दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। दो यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं, एक वेक्टर है AL और दूसरा वेक्टर है A रो। ठीक है, आप ध्यान से देखो, जब बायो सेवर्ट लॉ हमने करा था तो हमने क्या लिया था, IDL क्रॉस AR वेक्टर लिया है ना, लिया था ना। तो ये AR वेक्टर क्या था, मिनिमम डायरेक्शन वाला वेक्टर। DL क्या था, जिस करंट एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही का वेक्टर। तो ये करंट का लाइन वेक्टर मैंने डिनोट करा है यूनिट वेक्टर AL से, और AR वेक्टर को मैंने डिनोट करा है A रो से। क्यों, क्योंकि रो मेरा मिनिमम डिस्टेंस वाला वेक्टर है, तो R और रो में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने सिंपल रो लिया। अब आप जरा मुझे बताओ AL वेक्टर क्या है। AL वेक्टर मतलब जिस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट रखा है, किधर रखा है, AZ एक्सिस में, यानी प्लस AZ कैप, प्लस AZ कैप विल बी AL वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट A रो कितना होगा, बोलो जल्दी बोलो। AY A रो AY होगा, नहीं तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है, तो x और y दोनों चेंज हो रहे हैं। AZ AZ गलत जवाब, और सोचो AZ कैसे हो जाएगा। AZ तो देखो ना, आप A रो आपको निकालना है, ये वाला वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर में इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, बोलो, आसान है, बहुत आसान है। एरो वेक्टर, आपको दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का यूनिट वेक्टर निकालना है, नहीं निकाल सकते आप, बोलो भाई। 1, 2, 3 और 0, 0, 3 तक वेक्टर गिवन है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। तो ये वेक्टर कितना होगा, जरा मुझे बताओ। इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट तक खत्म होने वाला वेक्टर क्या होगा, ax कैप 1 - 0 ax कैप 2 - 0 ay कैप 2 AY कैप प्लस 3 - 3 0 हो जाएगा। ये मेरा वेक्टर है। अगर मैं इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से यानी रो से डिवाइड कर दूं तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, सिंपल। ये क्या हो जाएगा, ए रो कैप। ये ए रो कैप मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, अब देखो ए जेड क्रॉस ए एक्स और ए जेड क्रॉस ए वाई, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरी फील्ड आ जाएगी। देखो आई मुझे पता लग गया, आई मुझे गिवन था, रो मैंने निकाल लिया, अल्फा 1 अल्फा 2 निकाल लिया, A5 निकाल लिया, सारी वैल्यूज निकाल ली। तो मैं H इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई 4 पाई रो कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 वाले फॉर्मूले में रख दूंगा, है ना। और साथ में क्या था, A
आई कैप। ये सारी वैल्यूज मुझे पता है, मैं इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज रख दूंगा और फिर क्या करूंगा, आंसर निकाल लूंगा, सिंपल। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ये हुआ सेमी इनफाइनाइट करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालना। अब अगर जरा मैं एक क्वेश्चन दूं जो कि आपको सपोज छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आपको फील्ड निकालनी है, तब जरा कैसे निकालेंगे वो और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को एक क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन गिवन है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की जगह एक्स वाई जेड सिंपल। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है, आपको लूप जो रखा है वो कैसे रखा है, वो आपको ऐसे दे रखा है। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कुछ ऐसे, एक्स वाई प्लेन में नहीं है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 1,1। ठीक है, और ये वाली वैल्यू है मेरी 0,0, जेड सारा 0 है ना, और ये वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x 0 है मेरा, y मेरा 2 है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन गिवन है। आप ये एज्यूम करके चल सकते हो कि करंट की डायरेक्शन जो है वो इस लूप में ऐसे है, ये फिर इधर और फिर इधर। ठीक, तो अगर सपोज ये एम्पियर जो करंट है, ये 5 एम्पियर की करंट मेरी फ्लो हो रही है, तो 5 एम्पियर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है, 5 एम्पियर करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है, और 5 एम्पियर करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करूँ कि ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी और ये मेरा पॉइंट है सी। ठीक है, अब आपको इस पूरे करंट एलिमेंट की वजह से आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, और वो पर्टिकुलर पॉइंट टी वो आपको दे रखा है z इक्वल टू 5 पे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 5 पे आपको एक पॉइंट गिवन है, और उस पॉइंट पर आपको इस पूरे लूप की वजह से फील्ड निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे, आप इस फील्ड को, है ना, फील्ड ड्यू टू लूप ए बी सी, है ना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लूंगा। h will be equals to h due to AB plus h due to BC plus h due to C। ये तीनों फील्ड्स अगर मैं निकाल लूँ इंडिविजुअली, फिर इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे फील्ड ड्यू टू लूप मिल जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट, पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए से बी निकालना है मुझे, ए से बी। तो देखो जरा, ए से बी अगर मैं एच ए बी, मैं आपको एक केस बता देता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ यही वाला केस है, ये वाला और ये वाला 2 केस सबसे टफ है ना। ये वाला केस तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो ए बी, है ना, एच ए बी, जरा देखो एच ए बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एच ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, एच ए बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए आई डिवाइड बाई 4 पाई रो, है ना, और यहाँ पे cos अल्फा 2 माइनस cos अल्फा 1 इंटू ए आई, है ना। तो मुझे अगेन वही सारी चीजें निकालनी है, क्या, रो, मुझे क्या निकालना है अल्फा 2, मुझे क्या निकालना है अल्फा 1, मुझे क्या निकालना है ए फाई कैप। ये 4 चीजें मुझे आइडेंटिफाई करनी है अगर मैं अपनी फील्ड ए बी की वजह से निकालना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर। तो रो की वैल्यू जरा मुझे बताओ कितनी होगी। रो की वैल्यू होगी इस पॉइंट पी से लेकर के, इस पॉइंट पी से लेकर के ए बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जरा मुझे बताओ कितनी होगी। सर 5। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हो ये एक्स वाई प्लेन में है ना, यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है, 0 है, चाहो तो लिख लो कंफ्यूजन ना हो, है ना, z की वैल्यू कितनी है 0। तो अगर मैं इसको आगे में एक्सटेंड करूंगा कहीं भी, इसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, इस लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर, वो कहाँ आएगा, वो सीधे एक्स वाई प्लेन में ए पॉइंट पर आकर के मिलेगा। यानी आपको ये डिस्टेंस निकालनी है एपी, और एपी की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ए की रो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। अब आपको अल्फा 2 और अल्फा 1 निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं करंट की डायरेक्शन इधर से इधर जा रही है, तो मुझे 2 लाइन जोड़नी है,
मैंने इसको तो पहले एक्सटेंड कर लिया थोड़ा सा, है ना। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एक तो इस लाइन से इस पॉइंट के बीच में एंगल, यानी ये वाला एंगल निकालना है आपको। ये कितना होगा, अल्फा 1, क्योंकि पहला पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है अल्फा 1 के लिए, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं दूसरे वाले बी पॉइंट से, है ना, एंड पॉइंट से, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा अल्फा 2, है ना। अब आप मुझे बताओ अल्फा 1 कितना है। सर पाई बाय 2, 90, पाई बाय 2, वेरी गुड। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो एक्स वाई प्लेन में जेड एक्सिस की तरफ जाना है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस तो पता है, ये डिस्टेंस पता है ना भाई। क्या हो जाएगा, अल्फा 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कितना, tan इनवर्स ऑफ ए पी डिवाइड बाई ए पी, यही तो होगा। ए पी कितना है, ए पी है 5, और ए बी कितना है, ए बी आप देख सकते हो, ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू 0 0 0 है, ये वाली वैल्यू 1 1 1 है, 1 1 0 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी, √2 हो जाएगी, है ना, √2। तो आपने ये निकाल लिया, और ये कितना आ गया आपका अल्फा 2 आ गया। आप अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो, है ना। ये दोनों वैल्यूज आ गई आपकी, अल्फा 2 और अल्फा 1। अब क्या बचा आपको, ए पाई निकालना है। ए पाई मुझे पता है क्या होता है, ए एल क्रॉस ए रो, ठीक है। अब आपको ए एल निकालना है, ए एल मतलब इस डायरेक्शन में वेक्टर, इस डायरेक्शन का वेक्टर क्या होगा लॉजिकली, देखो डी ए एल वेक्टर क्या होना चाहिए सर ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप ना, ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप डिवाइड बाई √2। √2 क्यों है, क्योंकि ये ए एल वेक्टर है, ए एल वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर, है ना, एल इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट। तो यहाँ पर x और y देखो 0 0 और 1 1, है ना। तो 0 0 से लेकर के 1 1 तक की डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या होगा, ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप, ये तो वेक्टर आ गया, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, डिवाइड बाई √2, इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए एल वेक्टर, ठीक है ना। यस सर। और ए रो कैप क्या होगा, बोलो, ए रो कैप होगा ए, हाँ, ए और पी की डायरेक्शन वाला वेक्टर, ठीक है। ए रो मतलब उधर की तरफ मतलब इस पॉइंट से, करंट एलिमेंट से पॉइंट की तरफ जाने वाला वेक्टर, यानी इस डायरेक्शन की वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या है, ए जेड है। तो आपको ए एल पता लग गया कितना है, ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप डिवाइड बाई √2 इनटू कितना, ए क्रॉस प्रोडक्ट विद ए जेड, है ना। ये सारी वैल्यूज पता लग गई आपको, ये सारी वैल्यू पता लग गई। तो आप एच, हाँ बेटा, अल्फा 1 90 कैसे आया, अल्फा 1 90 कैसे आया, ओके। अच्छा मुझे बताओ, एक्स वाई प्लेन और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है। एक्स वाई प्लेन यहाँ पे आप बैठे हो, है ना, अगर आप खड़े हो जाओ, तो आप खड़े हो रहे हो, तो आपका पैर और एक्स वाई प्लेन यानी जमीन कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में नहीं है एंगल, एंगल है एक्स वाई प्लेन और जेड के बीच में, है ना। हाँ, एक्स वाई प्लेन और जेड के बीच में। एक्स वाई प्लेन सपोज जहाँ आपका जो फर्श है, आप जहाँ बैठे हो, है ना, कुर्सी पे आप खड़े हो फॉर एग्जाम्पल, जब आप खड़े होगे तो ये आपका ए पी हो गया, आपका पैर हो गया ए और आपका सिर हो गया पी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप एक्स वाई प्लेन से यानी जमीन से जहाँ आप खड़े हो वहाँ से आपका पैर या आपकी ए पी वाली लाइन कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, सिंपल। तो वो आपका 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई, ये चारों चीजें क्लियर हैं। ये चारों वैल्यूज आप इस फॉर्मूले के अंदर रख दोगे, एच ए बी वाले फॉर्मूले में, तो आपका ये आ जाएगा फील्ड ड्यू टू ए बी सेगमेंट की वजह से फील्ड आ जाएगी। सिमिलरली आप बी सी सेगमेंट की वजह से भी फील्ड निकाल सकते हो। अब बी सी सेगमेंट की वजह से फील्ड निकालोगे तो कैसे निकालोगे,
अगेन आपको BC की डायरेक्शन में लाइन वेक्टर चाहिए होगा, लाइन वेक्टर यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने वाला वेक्टर है ना। तो क्या होगा 0 माइनस एक्स, 0 माइनस 1 एक्स क्या प्लस 2 माइनस 1 यानी प्लस ए वाई क्या, तो माइनस ए एक्स प्लस ए वाई डिवाइड बाई √2 ये होगा AL वेक्टर है ना। और रो कितना होगा, कितना होगा रो, बोलो रो कितना होगा, रो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, सोचो सोचो जरा कि BC भाई ये पॉइंट है मेरा, सर CP होगा सर रो, कितना होगा सर C से P तक की डिस्टेंस, C से P तक की डिस्टेंस, B से C वाली, B से P वाली नहीं होगी, देखो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। आपको देखो ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ये वाली वैल्यू कितनी है 2। अच्छा अगर आप इसको और एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ तो यही तो लाइन होगी, एंगल निकालने के लिए भी यही चाहिए होगा आपको है ना, यही तो लाइन होगी। तो जरा ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 25 प्लस 4 √29 होगी ना ये वाली वैल्यू, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। अब आप जरा मुझे इस वाले पॉइंट को, ये देखो कितना पॉइंट था, ये पॉइंट था 1,1,0, जरा इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो है ना, इसका स्लोप तो दिखाया तो 1 ही है ना, तो ये पीछे ऑटोमेटिकली 1 पे जाके मिलेगा, मतलब यहाँ x = 2 होगा, x = 2, y = 0, z = 0 यस सर, है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, ये वाली वैल्यू 2 होगी। तो इस ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये कितनी होगी 25 प्लस 4, सॉरी 27 होगा ये, क्योंकि 2 का √2 का स्क्वायर है ना, ये कितना होगा √29 है ना। ऐसे ही ये इधर जाओगे तो यहाँ कितना है 0,2,0, ये वाली वैल्यू कितनी है 2, तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 5, ये वाली वैल्यू 2, तो √29 ये वाली वैल्यू होगी। तो रो कितना होगा, तो इज द मिनिमम डिस्टेंस, यही तो मिनिमम आ रही है 27, यस सर √27, ठीक है। अब आपको ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट यानी 0,05 और ये वाला है ना, इन दोनों के बीच का क्या निकाल लेना है, जल्दी बोलो बोलो, जल्दी बोलो क्या निकालना है, ए रो कैप है ना, ए रो कैप आ जाएगा। यस सर, AL कैप मैंने बताई दिया आपको है ना, AL कैप यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट तो ऐसे आ रही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और ए रो कैप इससे आ जाएगा, तो आपका AL और ए रो आ गया और आपका रो आ गया, ठीक है, रो आ गया 27। अब क्या बचा α2 और α1 बचा। α2 क्या होगा, α2 होगा करंट इधर की तरफ जा रही है, तो इधर की तरफ जा रही है करंट, तो आपका ये वाला एंगल, ध्यान से देखो ये वाला एंगल इस करंट एलिमेंट स्टार्टिंग वाले पॉइंट से है ना, और उस पॉइंट जिस पर आपको फील्ड निकालनी है उस पॉइंट तक का एंगल, ठीक है, ये होगा मेरा कितना α1, और ये वाला एंगल होगा मेरा α2, ये एंगल होगा α2, ठीक है बच्चों। अब आप α2 और α1 निकाल लोगे, आपको सारे एंगल पता है, देखो ये वाला एंगल पता है 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको ये वाला एंगल पता लग जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से आप सीधे सारे एंगल निकाल सकते हो। तो α1 थोड़ा सा ट्रिकी है ना, α2 और α1 आप ये निकाल लोगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू वहाँ रख दोगे। सिमिलरली इस वाले के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है, और ये तीनों को आप ऐड कर दोगे तो आपकी रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी, ये वाली वैल्यू HKB प्लस HBC प्लस HC कर लोगे, यस जल्दी सर, बोलो, ठीक है।
अब हम चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे कि हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ के बाद हमने पढ़ा था गॉस लॉ, है ना। तो इट इज सिमिलर टू द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल, ये मेरा क्या कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। देखते हैं, ये इट इज सिमिलर टू बायोसेवर्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर एक लाइन इंटीग्रल मुझे निकालना है एक क्लोज पाथ के अराउंड, है ना, लाइन इंटीग्रल अलोंग या अराउंड अ क्लोज पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, then this will be equals to the current enclosed by that path। ठीक है, हमने बायोसेवर्ट लॉ पढ़ रखा है, H हमने निकालना जानते हैं। ठीक है, अब अगर मैं उस H की वैल्यू मुझे पता है, H की वैल्यू मुझे पता है, अगर मैं उस H को अराउंड क्लोज लूप इंटीग्रेट करूं तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी आई एनक्लोज के बराबर। अब आई एनक्लोज क्या चीज़ है, आई एनक्लोज बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जैसे हम पढ़ चुके हैं क्यू एनक्लोज। क्यू एनक्लोज हमने क्या पढ़ा था, हमने एक क्लोज सरफेस एज्यूम करी थी और उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस थे, है ना, जितने भी चार्जेस थे वो मेरा ये क्यू एनक्लोज में आता है। उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो क्यू एनक्लोज है। तो अगर इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू दी कितना, द चार्ज एनक्लोज। वही सेम चीज मैं इस करंट के फॉर्म में, आई एनक्लोज के फॉर्म में डिराइव करता हूँ। अगर मेरे पास एक सपोज एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये मेरा वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन है सपोज ये, ठीक है, आई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी H डॉट डी एल, मतलब सपोज वो कुछ इस डायरेक्शन में, यानी इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग, इस लूप के अलोंग मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगी, वो आई एनक्लोज के बराबर होगी। और आई एनक्लोज क्या होगा, मतलब इस लूप से कितनी करंट मेरी निकल रही है, इस लूप में कितनी करंट एनक्लोज है, वो कितनी है, ये आई है ना। तो इस केस में आई एनक्लोज मेरा कितना हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा आई। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक शीट है, मेरे पास एक शीट है, हमने बोला था ना शीट करंट डेंसिटी भी होती है एक चीज के, मेरे पास एक शीट है, ठीक है, और इसमें इधर से इधर की तरफ करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, सारी करंट इधर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसकी वैल्यू है के, ये मेरी शीट करंट डेंसिटी है के, ठीक है, और इसकी वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो भी वैल्यू है यहाँ से लेकर, मतलब उसका क्या कहते हैं एक तरीके से उस शीट का एरिया या उसका डायमेंशन आपको गिवन है। आपको मुझे ये बताना है कि अगर मैं इस करंट की वैल्यू को यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैलकुलेट करना चाहूँ, है ना, मैंने एक क्लोज लूप बना लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो सपोज वो इतना क्लोज लूप है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, उसके बाद वो थोड़ा नीचे गया, है ना, और उसके बाद वो दोबारा क्लोज लूप बन गया। ठीक है, क्लोज लूप बन गया। ठीक, तो एक्चुअल में लूप में करंट कितनी एनक्लोज हो रही है, करंट हो रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतनी करंट एनक्लोज हो रही है ना। तो अगर मुझे इसकी डायरेक्शन पता है, ये सपोज मेरे पास है L, तो जो I होगा वो I कितना होगा, I होता है बेसिकली K इंटू लेंथ, दैट इज L। तो I की वैल्यू कितनी होगी, K इंटू L। ये मेरी एनक्लोज्ड करंट होगी। सपोज इसकी टोटल वैल्यू थी मेरी K इंटू
एम, है ना। तो मेरी आई जो टोटल करंट है ना, वो कितनी होगी, के इंटू एम होगी। लेकिन एनक्लोज कितना हुआ, एनक्लोज हुआ मेरा आई इंटू आई इक्वल्स टू के इंटू आई। क्यों, क्योंकि के करंट डेंसिटी इस डायरेक्शन में, और कितने एरिया में, कितने एरिया, है ना। तो आपको, अगर आपको सपोज एक तरीके से शीट में करंट फ्लो हो रही है, आपने केवल शीट का इतना पार्ट काट लिया, है ना, तो इतने पार्ट में से कितनी करंट फ्लो होगी आपको ये निकालना है। तो वो कितनी होगी, वो होगी आई इक्वल्स टू के इंटू एल। तो ये करंट एनक्लोज्ड को निकालने का तरीका है, एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताओ बच्चों। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक। अब जरा आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल, ठीक है, इक्वल्स टू क्या था, आई एनक्लोज्ड। आप जरा ध्यान से देख करके बताओ मुझे कि क्या मैं यहाँ पर, क्या मैं इतने पोर्शन में कोई थ्योरम लगा सकता हूँ, जो थ्योरम मैंने पढ़ रखी है। कौन सी थ्योरम पढ़ रखी है मैंने, डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ रखी है और स्टोक्स थ्योरम पढ़ रखी है। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगा सकता हूँ मैं, डाइवर्जेंस लगाऊंगा या स्टोक्स लगाऊंगा? सर स्टोक्स। स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सरफेस इंटीग्रल, है ना, इफ I am taking the curl of a vector field and I am integrating it around the surface which is made by the closed loop। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि this closed line integral can be converted into open surface integral by taking the curl of a vector field around the surface which is made by the closed line integral। यानी इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्या मैं I को लिख सकता हूं सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट डी एस, लिख सकते हैं ना? यस सर। सरफेस डेंसिटी, करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया, दैट इज द करंट। ठीक है, मतलब करंट डेंसिटी की वैल्यू अगर मैं एरिया से कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो वही सेम चीज मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, दैट आई एनक्लोज राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को कर्ल स्टोक्स थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लिख लिया सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। ठीक है, अगर ये दोनों सरफेस एरिया बराबर हैं, अगर मैं उसी सरफेस एरिया के अलोंग इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो क्या मैं डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे लिख सकता हूं? आया ना? यस सर। जल्दी लिख सकते हैं। ये मेरी मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन भी बोली जाती है, दिस इज द मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। सॉरी, ठीक है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताओ। यस सर। अब जैसे हमने गॉस लॉ करा था, गॉस लॉ में हमने क्या देखा था, गॉस लॉ में देखा था हमने डेल डॉट डी इक्वल्स टू कितना था, रो वी, है ना। ये मेरा गॉस लॉ है which is similar to the Ampere circuital law for the magnetic field। तो इस तरीके से मैंने गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखे थे, उसी तरीके से मैं अब क्या देखूंगा, मैं देखूंगा एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस। ठीक है, अब इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखे थे ना, फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज, फील्ड ऑफ अ शीट ऑफ चार्ज, फील्ड ऑफ वॉल्यूम चार्ज, वही सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट एलिमेंट। तो आज हम एक केस कर लेते हैं और बाकी केस हम नेक्स्ट टर्म पे करेंगे।
ठीक है, तो ये केस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे हमने गॉस लॉ में हम स्टेप्स फॉलो करते थे, वैसे ही सेम स्टेप्स हम लोग इस एम्पियर सर्किटल लॉ के केस में भी फॉलो करके चलेंगे। पहला स्टेप है, जब मैं गॉस लॉ देखता था तो गॉस लॉ में सबसे पहले मैं क्या बनाता था, मैं एक गॉसियन सरफेस बनाता था, है ना। यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, उसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप। क्यों बोलेंगे एम्पीरियन लूप? एम्पीरियन लूप की ये विशेषता है कि उस पूरे लूप में एच मेरी कांस्टेंट है, एच यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन दी क्या, इन दी एम्पीरियन लूप। ठीक है, बस मुझे केवल यही चीज चाहिए। ठीक है, अब देखो लॉजिकली आप इसको जरा ध्यान से देखना कि जो मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या है, वो है मेरा H डॉट डी एल इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड। ठीक है, H डॉट डी एल, H डॉट डी एल में अलॉन्ग द लाइन इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि मुझे एक करंट एलिमेंट के अलॉन्ग H डॉट डी एल, यानी ये मेरा डी एल वेक्टर है। ठीक है, इस लूप के अलॉन्ग मुझे निकालना है और ये मेरी आई है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इस लूप में, इस लूप के एनक्लोज करंट कितनी है, आई है, यानी आई एनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एनक्लोज की वैल्यू हो जाएगी आई। ठीक है, सारी की सारी करंट इस लूप के अंदर ही ट्रैवल हो रही है, बाहर नहीं। अगर इस यहाँ कोई अगर करंट होती है ना, ये करंट यहाँ होती तो ऑटोमेटिकली ये I1 अगर करंट है तो I1 इस लूप का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं लूप लेता ये वाला तो ऑटोमेटिकली मेरी करंट कितनी जाती है, आई एनक्लोज विल बी इक्वल्स टू आई प्लस I1। तो मैं अभी एनक्लोज ये वाला लूप मान करके चल रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला लूप मान के चल रहा हूँ, तो इस लूप के लिए मेरी एनक्लोज करंट कितनी होगी, वो ये होगी। ठीक है बच्चों, अब आप जरा मुझे ये बताओ H डॉट डी एल, मैंने क्या बोला, H कांस्टेंट होना चाहिए। H कांस्टेंट होना चाहिए मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ H कांस्टेंट इनटू, अगर मैं इसके अलोंग लाइन इंटीग्रेट करूँ तो ध्यान से देखो, ये अगर z एक्सिस के अलोंग होता तो इसको मैं क्या बोलता, इसको मैं बोलता अगर इस लाइन की डिफरेंशियल लेंथ निकालनी होती तो क्या बोला जाता, दिस विल बी रो और दिस विल बी, ये वाली वैल्यू क्या होती है, रो डी फाई, है ना, यानी डिफरेंशियल लेंथ कितनी होगी मेरी, रो डी फाई ए फाई कैप, है ना। और एच भी ऑब्वियसली मेरा एच इसी डायरेक्शन में होता, मतलब एच फाई ए फाई कैप होता। अगर मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो ए फाई डॉट तो ये 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल और केवल बचेगा एच फाई रो डी फाई इक्वल्स टू कितना, आई एनक्लोज्ड। लेकिन मुझे यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डी फाई है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, फाई इक्वल टू 0 से लेकर के घूम फिर करके फाई इक्वल टू 2 पाई तक आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू 0 से लेकर के 2 पाई तक हम इंटीग्रेट करेंगे, वो कितना हो जाएगा, एच फाई इंटू रो तो कॉन्स्टेंट है, रो बाहर ले लो, और डी फाई को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा, और फाई यानी 2 पाई माइनस 0, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एनक्लोज के बराबर। इस एक्सप्रेशन से आई एनक्लोज की वैल्यू कितनी है, आई, यानी वो हम यहाँ रखेंगे। अगर मैं इस चीज को देखूं और यहाँ से मैं एच फाई निकालना चाहूँ तो एच फाई कितना हो जाएगा, एच फाई हो जाएगा आई डिवाइड बाई 2 पाई रो, है ना। और अगर मैं केवल और केवल एच निकालना चाहूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूँ, तो वो कितना होगा, वो होगा आई डिवाइड बाई 2 पाई रो। देखो एच में केवल फाई का कंपोनेंट है, यानी ए फाई, और आप ध्यान से देखो तो ये ही फील्ड है जो कि हम इनफाइनाइट लॉन्ग करंट एलिमेंट की वजह से बायो-सेवर्ट लॉ के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करते हैं। तो चाहे वो फील्ड आप एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन से डिराइव कर लो, चाहे बायो-सेवर्ट लॉ से डिराइव कर लो, द आंसर इज सेम बाय एनी मैनर, बाय एनी सेंस। यहाँ तक बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं? यस सर। तो इसके बाकी रिमेनिंग फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ द करंट, इनफाइनाइट शीट करंट, और फील्ड ड्यू टू कोएक्सियल केबल, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, वो हम लोग नेक्स्ट टर्म में करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो मैं अब यहाँ पर सेशन करता हूँ एंड। कोई डाउट हो तो आप मुझसे